जानवी सुभानपुरा की। प्लीज बेटा मुझे होस्ट बना दो ना, मेरा एक्चुअली नेटवर्क की वजह से मैं आउट हो गई थी। जानवी आर यू देयर? हेलो। हाँ जानवी बेटा मुझे होस्ट बनाओ ना। हाँ। बेटा आप मेरे नाम पे क्लिक करें और उधर आएगा मेक होस्ट का ऑप्शन। ओके, यस हो गया। ओके थैंक यू। Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Sorry, good morning. Let's start. हमने last class में क्या पढ़ा था? What did we study in last class? School of thoughts that opposed Keynes. Yes, school of thoughts जो कि कीन्स को अपोज करते थे। उसमें 3 concepts थे, हमने तीनों complete किए थे। Monetarism, फिर था supply side economics and rational expectation. चलिए आज हम करेंगे, लिखिए school of thought that school of thought that supported Keynes. School of thought that
supported Keynes. School of thought that supported Keynes. Also called as Neo-Keynesian theory. Also called as Neo-Keynesian theory. Also called as Neo-Keynesian theory. Let's start. Neo-Keynesian theory, right? First point, this theory also states that people have rational expectation and they behave accordingly. तो ये थियरी भी यही कहती है कि people have what? People have their own rational expectation. Rational expectation यानी पुराने experiences से जो भी इकोनॉमी में चल रहा है लोग उसे समझते हैं, सोच समझकर वो फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट कुछ भी कर ले लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे. इज इट क्लियर? यही सेम कंसेप्ट दिया था रैशनल एक्सपेक्टेशन थियरी ने, तो उसी थियरी को इसने भी क्या किया? प्रमोट किया. This theory also promotes rational expectation theory. Second point, it says there are various market failures. It says there are various market failures bracket such as wage price stickiness, and imperfect competition bracket close, due to which it is not possible to attain equilibrium at full employment level. To attain equilibrium at full employment level. तो ये थियरी कैसे कीन्स की थियरी को सपोर्ट करती है? कीन्स ने भी यही कहा था, जब इक्विलिब्रियम होगा
तब उस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। रिमेंबर, जब भी इक्विलिब्रियम होता है तब उस पॉइंट पे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन करने के लिए या तो एडी को बढ़ाओ या एएस को कम करो, राइट? यही कहा था। तो नियो केनीशियन थियरी में भी जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी यही सेम पॉइंट कहा कि मार्केट में इतने सारे फेलियर्स हैं जैसे वेज प्राइस स्टिकीनेस। अब वेज प्राइस स्टिकीनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अभी भी डिस्प्यूट है कि कॉलेज में पढ़ाया है, कुछ बच्चे बोलते नहीं पढ़ाया है। तो लेट मी कम टू नो एंड देन आई विल टीच यू। अगर पढ़ाया होगा तो वी विल ऑल्सो कवर। तो वेज प्राइस स्टिकीनेस का मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं कि इकोनॉमी में इतनी जल्दी वेजेस और प्राइस इकोनॉमिक कंडीशंस को एडजस्ट नहीं करते। इतनी जल्दी वेजेस और प्राइस इकोनॉमी में हो रही सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते और बहुत सारे मार्केट फेलियर्स हैं जिसके कारण इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकती। वंस अगेन, केनीशियन थ्योरी को ये नियो केनीशियन थ्योरी इस तरह से सपोर्ट करती है कि नियो केनीशियन भी यही कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर अटेन नहीं किया जा सकता क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेलियर्स हैं। क्लियर है? अब इस फेलियर्स के कुछ नाम हमने लिखे हैं, आपको अभी सिर्फ इन नाम को याद करना है, इनके मीनिंग में नहीं जाना बिकॉज दे आर अगेन वेरी बिग थियरीज। खुद अपने आप में ये दो बहुत बड़ी थियरीज हैं। तो अभी सिर्फ इतना याद करना है कि यस, मार्केट में बहुत सारे फेलियर्स हैं जिसके कारण इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अटेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, therefore it is necessary for government to come up with fiscal policy, and central bank to come up with monetary policy. Ma'am, you said fiscal policy. हाँ, वही बोलो ना। So therefore it is necessary for government to come up with fiscal policy and central bank to come up with monetary policy. And central bank to come up with monetary policy in order to stabilize the economy, in order to के बाद मैम बोलो ना। in order to stabilize the economy. ठीक है, तो नियो केनीशियन थ्योरी वापस से कीन्स को सपोर्ट करती है। कैसे? कीन्स ने भी कहा था गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पॉलिसी यानी फिस्कल पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो ये थ्योरी भी एग्जैक्टली कीन्स को सपोर्ट करती है सॉरी। और ये कहा गया है कि यस, इट इज नेसेसरी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं और सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसीज लाती हैं उन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो दोनों का इंटरवेंशन इकोनॉमी में, दोनों का इंटरफेरेंस इकोनॉमी में जरूरी है ताकि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज
कर सके। यस और नो? यस मैम। अच्छा देखिए, मैं एक बार रिपीट कर देते हैं। ये थ्योरी भी रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को बोलती है कि लोग अपनी रैशनल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दूसरी चीज, ये थियरी कहती है कि मार्केट में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिसके कारण फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। उन फेलियर्स में से एक है वेज प्राइस स्टिकीनेस। अब मैं एक बार समझा देती हूँ बहुत शॉर्ट में। वेज प्राइस स्टिकीनेस का मतलब है, मान लीजिए हमारी कंट्री में वेजेस कम कर दिए गए, किसी इकोनॉमी में लोगों को मिलने वाले वेजेस अगर कम कर दिए गए, तो वेजेस के कम होने से डिमांड ऑफ गुड्स भी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड ऑफ गुड्स भी हो कम जाएगा। हो जाएगी। तो डिमांड ऑफ गुड्स भी कम हो जाएगा, तो जब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस को भी तो क्या होना चाहिए, प्राइसेस भी गिर जानी चाहिए। पर वेज प्राइस स्टिकीनेस कहता है कि अगर आप वेजेस कम करते हो तो इतनी जल्दी प्राइसेस कम नहीं होगी। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा प्राइसेस को वेजेस के अकॉर्डिंग कम होने में। तो ये मार्केट फेलियर हो गया, क्योंकि डिमांड नहीं है चीजों की, फिर भी प्राइसेस बहुत ज्यादा है। तो दिस इज अ मार्केट फेलियर, क्योंकि जब वेजेस कम होते हैं यानी लोगों को मिलने वाली इनकम कम हो रही है, तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी कम हो जानी चाहिए, पर थोड़ा टाइम लगता है प्राइसेस को कम होने में। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि डिमांड तो कम है पर प्राइसेस अभी भी हाई हैं, प्राइसेस अभी भी कम नहीं हुई है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मार्केट फेलियर। तो इसी तरह से देयर आर वेरियस मार्केट फेलियर्स जिसके कारण इक्विलिब्रियम यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं हो सकता। प्लीज म्यूट हो जाओ। हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है अपनी फिस्कल पॉलिसी के साथ, और सेंट्रल बैंक को भी इंटरफेयर करना जरूरी है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, ताकि इकोनॉमी को स्टेबल रखा जा सके। इज इट क्लियर? यस मैम। यस और नो? बस एक ही बच्चे को क्लियर है। Yes. वेज प्राइस स्टिकीनेस का थोड़ा सा Yes, कंसेप्ट ma'am. समझ में आया? पूरी अगर थ्योरी वेजेस कम के तो इनकम कम है लोगों की, तो डिमांड भी कम है। बोलो ना यार, डिमांड भी कम हो कम। जाएगी। जब गुड्स की डिमांड कम होती है तो प्राइसेस को क्या हो जाना चाहिए, प्राइसेस को भी कम हो जाना चाहिए। कम हो कम हो जाना चाहिए। चाहिए। पर इट टेक्स टाइम, एकदम से प्राइसेस एडजस्ट नहीं होती, प्राइसेस को कम होने में टाइम लगता है। तो इट रिजल्ट्स इनटू अ मार्केट फेलियर, जहां पर डिमांड तो कम है पर प्राइसेस फिर भी ज्यादा है। तो ऐसे इस वजह से मार्केट में इंस्टेबिलिटी हो जाती है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नेसेसरी है। डन? तो यहाँ पर हम पूरा टॉपिक जो एडिशनल टॉपिक जोड़ा गया था, स्कूल ऑफ थॉट जो कीन्स को सपोर्ट करते हैं और स्कूल ऑफ थॉट जो कीन्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आज हमने समाप्त किया। ठीक है, चलिए तो ऐसे बंद कर देना कोई। रॉस।
Yes. Sorry, I was out of the class. I went out of the class. चलिए, next topic, next give heading GDP. Next heading, next topic GDP. Gross Domestic Product. Gross Domestic Product. Yes, हमने GDP की definition पहले भी पढ़ी है. Turn the pages and tell. ढूंढो और बताओ. Gross Domestic Product क्या होता है? Turn the pages आपके notes में जरूर होगा जब हमने national income पढ़ा है तब. नहीं मिल रहा किसी को भी? No one has made notes. NDP, GDP, GNP पढ़ा था? कुछ ऐसे याद है कि पढ़ाया था? मिल गया। मिल गया? तो बोलो. मिल गया। The money value of The money value of all the final goods and services produced in a country in an accounting year. वेरी गुड. तो क्या मतलब? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हैं, उन सब की वैल्यू को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी. समझ में आया? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब है मनी वैल्यू यानी जितनी भी चीजें बनी है उन सब की वैल्यू को अगर प्लस कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी. चलिए लिखिए वंस अगेन. द मनी वैल्यू ऑफ, यहां से हम जो एडिशनल टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी करेंगे. तो द मनी वैल्यू ऑफ, लिख लो एक और बार. क्या हुआ? द मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services, the money value of all the final goods and services produced in domestic territory of a country, produced in domestic territory of country in an accounting year. In an accounting year. Yes. तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए गए हैं उन सब की वैल्यू को प्लस करेंगे तब हमें मिलता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो सर्कल डोमेस्टिक टेरिटरी. इस डेफिनेशन में डोमेस्टिक टेरिटरी को सर्कल कर दो एंड राइट नेक्स्ट लाइन में व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. दिस इज द एडिशनल थिंग जो कि कॉलेज की पीपीटीज में है. तो वी विल कवर दिस. डोमेस्टिक टेरिटरी को सर्कल कर देना एंड राइट व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? राइट डाउन. डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स everything lying inside the political boundary of country. Everything lying inside the political boundary of country.
इंडिया का नक्शा सबको पता है, इंडिया के नक्शे के अंदर जो कुछ भी आता है दैट कम्स अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी. Everything lying inside the domestic territory, everything lying inside the political boundary of our country. Next line में plus, sorry पहले माइनस लिखो, माइनस का साइन लगाना, माइनस foreign embassies in our country. Foreign embassies in our country. Next line में plus our country's embassy in rest of the world. Next line plus our country's aircrafts or ships, our country's aircrafts or ships operating in rest of the world. Our country's aircrafts and ships operating in rest of the world. ठीक है, चलिए अब पहले इतना समझते हैं. हमारी कंट्री के नक्शे के अंदर जो कुछ भी है दैट इज, हमारी कंट्री के नक्शे के अंदर जो कुछ भी है दैट इज व्हाट, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. पहले तो ये ले लिया. उसमें से क्या हटाना है, फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसी ऑफिस अगर हमारी कंट्री में है तो, यानी हमारी कंट्री में सब कुछ जो है वो ले लिया, पर क्या नहीं लेना है हमारे नक्शे में से, क्या नहीं लेना है, फॉरेन एम्बेसीज. तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या फॉरेन एम्बेसी ऑफिस इन इंडिया इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री? नो. फॉरेन एम्बेसी का ऑफिस अगर हमारी कंट्री के अंदर है तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है. हमने लिखा भी है माइनस, राइट, माइनस यानी एक्सक्लूडिंग. इज इट क्लियर? प्लस हमारी कंट्री के एम्बेसी ऑफिस अगर यूके में है, यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कहीं भी हमारी कंट्री के एम्बेसी ऑफिस है तो वो भी है तो नक्शे में नहीं, पर स्टिल दैट इज कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री. अंडरस्टूड? क्लियर है? प्लस इंडियन एयरक्राफ्ट जो कि कहीं और है इंडिया के, पर कहीं दूसरे वर्ल्ड में हवाई उड़ान भर रहे हैं या कहीं दूसरी कंट्री में तैनात हैं, तो दैट इज इंडियन ओन्ड. तो वो भले ही कहीं पे भी इंटरनेशनली काम करें, एयरक्राफ्ट्स और शिप्स होंगे इंडिया के ही, तो दे आर नॉट प्रेजेंट इन आवर कंट्री. स्टिल वो कहीं पर भी काम हो रहा है उनसे, पर वो रहेंगे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही. इज इट क्लियर? समझ में आया? यस मैम. ठीक है, अब वापस से एक बार रिपीट करते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री, country's boundary
माइनस हमारी कंट्री की बाउंड्री में से क्या हटाना है, क्या हटाना है? फॉरेन एम्बेसी फॉरेन एम्बेसी की एम्बेसीज ऑफिस जो कि कहाँ है? फॉरेन एम्बेसी की ऑफिसेस जो कहाँ है? हमारे कंट्री में, इंडिया की टेरिटरी में इंडिया आ में। रही है, पॉलिटिकल टेरिटरी में आ रही है, राइट? तो उसको हटा देंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। प्लस कोई भी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी का ऑफिस अगर किसी दूसरी कंट्री में है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही है, इररिस्पेक्टिव वो हमारी बाउंड्री के अंदर नहीं है, बट स्टिल उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही कहते हैं। नेक्स्ट, कोई भी इंडियन ओन्ड एयरक्राफ्ट्स या शिप्स हो गई जो कि कहीं और क्यों ना हो, जैसे शिप्स हैं, अब शिप्स तो इंटरनेशनल वाटर, ओशन में है, अगर तो है तो वो इंडिया की शिप्स, राइट? तो दे आर पार्ट ऑफ व्हाट? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, फिर वो वर्ल्ड में कहीं पे भी क्यों ना हो। गॉट इट? क्लियर है डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट जो सीखना है दैट इज रेसिडेंट। गिव हेडिंग, न्यू हेडिंग, रेसिडेंट। रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है? लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, नॉर्मल रेसिडेंट्स लिख लीजिए। पीपल हु लिव, people who live, people who live, earn, people who live, earn and spend, रहते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं। People who live, earn and spend in our country, in our country for a period of 1 year or more than that, 1 year or more than that, are normal residents of our country, are normal residents of our country, are normal residents of our country. Next line. For calculating national income, for calculating national income, only normal residents' income is included. Only normal residents' income is included. ठीक है, समझते हैं। जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम यानी कंट्री की इनकम। अब कंट्री की इनकम मतलब कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम। तो कंट्री में रहने वाले कौन से लोग? ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो इंडिया में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, यही कमा रहे हैं, यही खर्च कर रहे हैं, उनकी इनकम ही ऐड होती है नेशनल इनकम में। वंस अगेन, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना यानी पूरी कंट्री की इनकम कैलकुलेट करना। पूरे कंट्री की इनकम यानी उस कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम। कैसे लोग? वो लोग जो कंट्री में 1 साल से ज्यादा, 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, कमा रहे हैं और यही खर्च
कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट्स कहते हैं, और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। national income. A tourist visiting Goa, living in India for a period of 3 months, तो क्या टूरिस्ट की इनकम कहलाएगी नेशनल इनकम? नो, नहीं कहलाएगी, क्योंकि 3 months का ही टाइम दिया है। स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अदर कंट्री इन अवर कंट्री, कोई बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है पढ़ने, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। किसी को भी? चलिए, तो लेट्स कीप द सेशन शॉर्ट एंड स्वीट दिस टाइम। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली इफ आई गेट द एडिशनल मटेरियल फॉर लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, ये भी एक टॉपिक है जो अभी तक कभी नहीं पढ़ाया गया है, बट दिस टाइम दे आर टीचिंग, तो वो हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं? चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।